गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई डॉक्टर काजल बोरवानी इज हेयर टू डिस्कस अबाउट द क्लास 10 सैम्पल पेपर ऑफ 2025 टू 26 जो कि अभी ही कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है। तो हम क्लास 10th बोर्ड के सैम्पल पेपर को डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें पता है हम लोग बायोलॉजी का डिस्कस करने वाले हैं। तो अब क्या चेंजेस हुए हैं इस साल से हमारे एग्जाम में कि हमारे पहले क्या होता था कि सारे मिक्स आते थे, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिक्स आता था। लेकिन इस ईयर से इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया है कि सेक्शन ए हमारा बायोलॉजी ही है। तो हमें पूरा पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट कर लेना है, उसके बाद जाके हमारे नेक्स्ट सेक्शंस मिलेंगे। तो आपके लिए भी इजी हो गया कि एक एक क्वेश्चन को बाइफरकेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको इजीली मिल रहे हैं। क्लियर? तो हम लोग सेक्शन एक से स्टार्ट करते हैं और एक एक के आगे मार्क्स भी मेंशन करके दिया इन्होंने। तो देखते हैं। सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि सबके पास एक ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मेरा टारगेट ये है कि हम साथ में हर एक क्वेश्चन के साथ रिवाइज भी करते चले टॉपिक को। तो हमें पता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो आते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, डिपेंड होते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसमें दो आ जाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स में हमारे तीन बता रखे हैं, हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। अगर हायर लेवल की बात करें तो म्यूचुअल एसोसिएशन भी आ जाता है। तो हमें तीन ध्यान रखने हैं क्लास 10 की बेसिस पे। तो हमें पता है, अब देखते हैं। कस्कटा, ईस्ट, लेग्यूम, लीचेस, टैपवर्म, क्या ये एक ही कैटेगरी के हैं क्या? अगर इनको तो हम देखें कस्कटा को तो ये तो पैरासाइट हो गया, ईस्ट सेप्रोफाइट हो गया, यहीं से कैंसिल हो गया, आगे देखने की नीड ही नहीं पड़ रही है, हमें शुरू के ऑप्शन में दिख रहा है। अगेन कस्कटा टिक्स लाई सॉरी कैक्टस, नॉट कस्कटाइट्स, कैक्टस प्लांट की बात हो गई। तो ये ऑटोट्रॉफ, आगे के हेटोट्रॉफ, फिर से गए। अब आगे देखो कस्कटा फिर से पैरासाइट, टिक्स पैरासाइट, लाइस पैरासाइट, लीचेस, टैपवर्म सब क्या है? पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि किस में आते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स में। हमारा सैंपल पेपर सॉल्व करने का टारगेट ही यही है कि वो आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन देगा, नहीं, उसने जो आपको टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। तो आप इस टॉपिक को यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अच्छे से पढ़ लो कि मेरा ऑटोट्रॉफ में क्या टाइप्स हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स एंड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। एंड अगर मैं इसके एग्जांपल्स भी याद कर लेने हैं हमको, उसके अलावा हेटरोट्रॉफ्स की बात करें, इसमें हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं जिनको। तो ये हमें पता होने चाहिए, प्लस इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। तो ये जाके हमारा इस क्वेश्चन से टॉपिक निकल के आ रहा है। सो आंसर सारे पैरासाइट्स किस में है? सी में। क्लियर? हमने टॉपिक भी डिस्कस कर लिया साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which of the following options indicates the product formed after breakdown of glucose in a muscle cells when there is lack of oxygen? यानी कि किसकी बात कर रहा है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, यानी कि उसकी रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस साइकिल सब में कॉमन होती है, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस साइकिल ब्रेक्स इनटू पायरुवेट। और मुझे बोल दिया कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, प्लस किस में अकर हो रहा है? मसल्स में, यानी कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात कर रहा है। तो लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATPs प्रोड्यूस होती हैं। ये रिएक्शन मुझे आनी चाहिए, यानी कि मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि दो टाइप के होते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी सेम, पहले ग्लाइकोलाइसिस करेगा, यानी कि फ्रॉम ग्लूकोज टू पायरुवेट साइटोप्लाज्म में, उसके बाद ईस्ट सेल में आगे किसमें ब्रेकडाउन होगा? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 ATPs अगेन। यानी कि मुझे यहाँ रिएक्शंस अच्छे से याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमेशा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्शंस, या कहाँ पे क्या लोकेशन, कहाँ पे अकर हो रही है रिएक्शन, प्लस उसका डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी।
क्लियर? आप टॉपिक्स भी साथ में देखते चलना. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड पार्ट ऑफ द ब्रेन? ब्रेन के फंक्शंस, उसके हर एक पार्ट के वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल फोकस करता है, हर साल कभी नहीं छोड़ते वो लोग. तो आपको फोर ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं? सबसे पहले एनसीईआरटी ने सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, ये सब आपको पता होना चाहिए फोर ब्रेन के होते हैं. फिर मिड ब्रेन, उसमें 4 लोब्स होते हैं, ये पता होना चाहिए. उसके विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स में काम आता है, ये पता होना चाहिए. उसके अलावा हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट, सेरिबेलम फॉर पोस्चर एंड बैलेंस, पॉन्स, पी फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, दैट इज ब्रीदिंग सेंटर, पॉन्स में लोकेटेड होता है. एंड मेडुला सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज लाइक सलाइवेशन, वॉमिटिंग, बीपी, हार्ट रेट, सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला. क्लियर? उसके अलावा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम, जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल है, सारा मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग. एंड हाइपोथैलेमस दैट कंट्रोल्स माय हंगर, थर्स्ट, इमोशनल सेंटर्स, सेक्सुअल डिजायर्स, बिहेवियरल कंट्रोल, सारे काम किसके हैं? हाइपोथैलेमस के. तो मैंने डिस्कस कर लिए हैं सारे फंक्शंस. तो आपको एक एक चीज को अच्छे से याद रखना है. अब हम मैच कर लेते हैं. पोस्चर एंड बैलेंस सेरिब्रम होता है क्या? नहीं, सेरिबेलम होता है. सलाइवेशन मेडुला एंड मिड ब्रेन नहीं, हाइंड ब्रेन. हंगर, पॉन्स, हंगर तो पहली बात तो हाइपोथैलेमस का काम है, जो कि फोर ब्रेन में लोकेटेड होता है. उसके बाद ब्लड प्रेशर, मेडुला एंड हाइंड ब्रेन. यस, सो आंसर इज डी. हमें एक एक ऑप्शन का पता होना चाहिए कि वो इनकरेक्ट क्यों हुआ, तब जाके वी कैन स्कोर वेरी गुड इन अ बोर्ड एग्जाम्स. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ. द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अ पेशेंट वाज वेरी हाई. इट मे बी ड्यू टू इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ. ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया? हाई हो गया. यानी कि अब मैं यहाँ बात करूं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल तो इंक्रीज हो चुका है, तो मेरे पास दो ही हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम में, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. क्लियर? अब इंसुलिन लोवरिंग करता है, ग्लूकागोन बढ़ा के रखता है. यानी कि क्या, क्यों बढ़ गया होगा? क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं हुआ होगा. और इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? पैनक्रियास के हार्मोन है. तो अब ऑप्शन देख लें. ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, इंसुलिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियास. यानी कि मुझे यहाँ क्या ध्यान रखने हैं? मुझे फंक्शन ध्यान रखना है इंसुलिन का एंड ग्लूकागोन का. क्लियर? ये टॉपिक यहां से निकल के आ चुका है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5. इन अ क्रॉस बिटवीन ब्लैक फर्ड रैबिट, इसको हम लोग चलो सॉल्व करते हैं. हेरिडिटी से क्वेश्चन आया है, चलो एक बार देख लेते हैं इसको. Let's see this. Question 5. In a clause between black-furred rabbit, capital B, and white-furred rabbit, small b, all offspring were found to have black fur. यानी कि कैपिटल बी यानी कि ये मेरा डोमिनेंट टाइप ऑफ हो गया और ये रिसेसिव हो गया. उसने बोला कि जब हमने क्रॉस कराया इनको तो कैसे मिले? ऑल वर फाउंड टू बी ब्लैक. ये ब्लैक है और ये वाला मेरा व्हाइट है, यही दे रखा है. तो हमको सारे कैसे मिले? ब्लैक. व्हाट कैन बी द इन्फर्ड अबाउट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेरेंट रैबिट्स? बहुत इजी क्वेश्चन. मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हम लोगों को F1 जनरेशन के बारे में बात की है. ये F0 हो गए पेरेंट्स और ये F1 कि उसने डोमिनेंट इज टू प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रिसेसिव को क्रॉस करवाया. तो सारे कैसे आए? डोमिनेंट ही. ऑल हेटेरोजाइगस फॉर्म में सारे ब्लैक फर ही मिले, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसमें हमने प्रूव किया था. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के पेरेंट्स क्या हुए? कैपिटल बी, स्मॉल बी, जो कि ऑप्शन ए में ही दे रखा है. वेरी इजी क्वेश्चन. यानी कि यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या निकल के आया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरा सॉल्व करना आना चाहिए. अभी आप आगे जाओगे धीरे धीरे डाईहाइब्रिड क्रॉस के भी क्वेश्चन मिलेंगे. तो इस टॉपिक से मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस सॉल्व करना आना चाहिए दोनों के. प्लस फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो दोनों के याद होने चाहिए. प्लस कौन कौन से लॉज कहां से डिराइव हो रहे हैं हमें पता होने चाहिए. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट. which are the correct statements related to ozone? यानी कि ओजोन लेयर की बात की जा रही है. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है ओजोन लेयर से क्वेश्चन. तो ओजोन लेयर हेल्प इन इंक्रीजिंग द यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ. क्या इंक्रीज करता है? नहीं. प्रोटेक्टिव लेयर है, डिक्रीज करता है. ओजोन इज अ डेडली पॉइजन. यस.
ओजोन लेयर शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन, यस प्रोटेक्शन का काम ही करता है। ओजोन लेयर प्रिवेंट्स यूवी रेज विच कॉजेज स्किन कैंसर, यूवी रेडिएशन आएंगे स्किन कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं तो प्रिवेंट करता है। ओजोन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नहीं, नॉट फॉर्म विद द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो आवर करेक्ट स्टेटमेंट्स इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आंसर इज बी। क्लियर, इजी वन। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने निकाल लिया कि हमें ओजोन लेयर अच्छे से फोकस करके जाना है। पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, पहले आ चुका है तो अभी एमसीक्यू में डाल दिया है तो हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, which of the following human activities have resulted in an increase of non biodegradable substance। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में किससे इंक्रीज हो रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, इससे तो डिक्रीज होएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। इंक्रीज इन ट्री प्लांटेशन, एफॉरेस्टेशन, फिर से इंक्रीज होएगा। यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक जितना यूज होएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल उतने ही बढ़ेंगे, आंसर हो जाएगा सी। कंपोस्टिंग ऑफ किचन वेस्ट, नहीं, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हो आप जिसकी वजह से मेन्योर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वापस यानी कि मेरा बायोडिग्रेडेबल की तरफ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सी ही हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या निकल के आया? नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, प्लस इनके बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। क्लियर, ये टॉपिक हमने ऐसे निकाल लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं असर्शन रीजन पे। क्वेश्चन 8, असर्शन, टॉलनेस ऑफ अ पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि टॉलनेस होती है प्लांट की, बाय एन एंजाइम कंट्रोल की जाती है, दिस इज ट्रू। The gene for that enzyme makes protein which help the plant to be tall. Yes, दोनों ही एनसीईआरटी की लाइन है। जस्टिफिकेशन भी एनसीईआरटी ने यही दे रखा है, बिकॉज tallness of a pea plant is controlled by an enzyme. Why? Because it makes protein which help the plant to be tall. So our assertion is true, reason is true, and it's a correct explanation. So answer is A. Exact NCERT की lines हैं जो कि बहुत important रही हैं शुरू से. Clear? Moving to the next. Assertion, vulture will always have the least amount of pesticides and food chain. यहाँ बात की जा रही है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की. एक बार अगर मैं स्टेटमेंट को देखूं, वल्चर मेरे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे आता है तो क्या वहां पे लीस्ट अमाउंट होगा? क्या नहीं, मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है. Vulture occupies the last trophic level and gets only 10% of energy of the previous trophic level. Yes, 10% energy लो कि आगे आगे सिर्फ 10% ही पास होता है. ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है. तो assertion is false, reason is true, answer is D. Clear? Moving to the next. Unlike, अब आ गए हमारे पास थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस. ये सारे एमसीक्यूज थे, अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. Unlike animals, plants do not have any excretory products as they do not eat food. Comment upon the statement with justification. उसने बोला है कि एनिमल्स के पास तो एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, हमें पता है कि किडनीज, यूरेटर्स, यूरेथ्रा, सॉरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, हमें पूरा पाथवे पता है जहां नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन कर रहा है, जस्टिफाइड. लेकिन प्लांट्स के पास एज सच कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए कोई भी सिस्टम नहीं होता. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो हमें इसको जस्टिफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 10. आपको क्या लिखना पड़ेगा इसके जस्टिफिकेशन में के लिए कि यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ट्रू. बट ट्रू कैसे है? क्या प्लांट्स के वेस्ट हैं? तो हमें उस फॉर्म में करना पड़ेगा. सो आई एम गिविंग ए गुड एक्सप्लेनेशन कि अगर मैं प्लांट की एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस की बात करूं, यानी कि अगर गैसेस के फॉर्म में बात कर लें, तो गैसेस क्या होती है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कब रिलीज हो रही है? जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है प्लांट. तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन सी गैस? ऑक्सीजन. एंड अगर CO2 की बात करें तो वो कब रिलीज हो रही है? रेस्पिरेशन के टाइम पे. तो ये प्लांट की एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट की गैसेस की बात कर ली. क्लियर? अब हम लोग लिक्विड की बात करें, यानी कि लिक्विड कब होता है? जब ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर रिलीज होता है. कब? ट्रांसपिरेशन के टाइम पे. तो वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट हो गया उस टाइम पे. क्लियर? प्लस हम लोग सॉलिड की बात कर लें तो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ स्टोर होते हैं? वैक्यूल्स में, जहां पे हम लोग गम्स, रेजिन्स, टैनिन्स, एनसीईआरटी ने सब मेंशन किए हैं कि वो स्टोर होते हैं और बाद में रिलीज आउट होते हैं. प्लस लीव्स का फॉलिंग ऑफ, ये भी क्या हो गया? प्लांट का एज एन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस.
ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी, तब जाके आप 2 मार्क्स अचीव कर सकते हो। क्लियर? जो कि बहुत इजी है। यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से निकल गया, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। लास्ट ईयर एक्सक्रीशन इन एनिमल से क्वेश्चन था, इस ईयर एक्सक्रीशन इन प्लांट से डाल दिया। यानी कि एक्सक्रीशन टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो मुझे पता चल चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 पे। हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ द फॉलोइंग? अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पूछता है। बहुत प्यारे कुछ टॉपिक है, चलो डिस्कस करते हैं हम लोग। I am erasing this. Hope so you all have written it. चलो हम आगे देख लेते हैं एक बार कि बोल रहा है हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एंड हाउ इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड डाइऑक्सिन ब्लड प्रिवेंटेड इन देयर बॉडी। बात करते हैं हम सबसे पहले ए की, 11th के ए की, जिसमें फर्स्ट फिशेस में कितने हार्ट चेम्बर्ड होते हैं? 2 हार्ट चेम्बर इन कंप्लीट सर्कुलेशन। यानी कि क्या होता है वहां पे? 2 हार्ट चेम्बर में 1 एट्री एंड 1 वेंट्रिकल। ब्लड कहाँ जाता है सबसे पहले? अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से होता हुआ कहाँ जाएगा? गिल्स के पास। गिल्स उसको ऑक्सीजनेट करेंगे और कहाँ भेज देंगे? बॉडी के पास। बॉडी वापस हार्ट चेम्बर्स के पास। ये हो जाता है फिशेस का। क्लियर? तो क्या यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है क्या कोई भी ब्लड की? डायरेक्ट गिल्स से जाके बॉडी में जा रहा है, तो एज सच मिक्सिंग तो होगी थोड़ी बहुत, लेकिन क्योंकि सिंगल सर्कुलेशन है तो मिक्सिंग तो होनी ही है। लेकिन हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में कितने चेम्बर्ड हार्ट? हमें पता है 4 चेम्बर्ड, 2 एट्रियास एंड 2 वेंट्रिकल्स। पाथवे की भी अगर मैं बात कर लूं एक बार, तो मेरे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ बन जाती है बॉडी। ये हो गए लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल, लेफ्ट वेट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा, बॉडी से अगेन वेना केवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर, ट्राइकस्पिड वॉल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी यहाँ पल्मोनरी वेन आएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? ये हमारे ह्यूमंस का हो गया। तो वहां तो 4 चैम्बर्ड हार्ट है और मिक्सिंग कैसे है? मिक्सिंग नहीं हो रही है क्योंकि हम लोगों के चैम्बर सेपरेट हो रखे हैं, जिस वजह से मिक्सिंग नहीं हो रही है, जिसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्लियर? ये एक्सप्लेनेशन आपको दे के आना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ट्रांसपोर्टेशन से हमेशा पूछता ही पूछता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट था। क्लियर? अब नेक्स्ट की बात करते हैं बी। और जो क्वेश्चन स्टूडेंट ए अटेम्प्ट कर रहे हैं ओके, और जिनको बी अटेम्प्ट करना है बी देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। प्लांट्स की बात कर रहा है, वाटर यानी कि जाइलम की बात हो रही है हमारे पास, कि जाइलम कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, सॉरी जाइलम वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है। एनसीईआरटी ने ये प्यारा सा ट्री का डायग्राम दे रखा है, अगर आपको पता हो, जहां यहाँ रूट से आगे लीव्स तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम, जिसमें कौन कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रैकीज एंड वेसल्स। यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। और कौन सी थ्योरी? ट्रांसपीरेशनल पुल। सब एनसीईआरटी ने लिख के दिया है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें मेंशन करने पड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 12। अबाउट 12 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड वाज डिक्लेयर्ड एज नेचुरल रिजर्व पार्क। हमें नेचुरल रिजर्व पार्क लैंड दे दी 100 एकर्स की। द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वर प्रीडोमिनेंट इन द नेशनल रिजर्व पार्क। अगर हम ऑर्गेनिज्म देखें कौन कौन से हैं? रैबिट, फ्रॉग, ग्रास, फिश, फॉक्स, वाटर इंसेक्ट, ज़ेब्रा, स्नेक, ट्रीज, आउल, इंसेक्ट्स, टाइगर, वल्चर एंड डक। अब हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है, ये तो ऑर्गेनिज्म दे दिया उसने कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप क्वेश्चन पे इजीली फोकस करोगे तो बहुत इजी है ये। क्रिएट अ फूड वेब। पहला हिंट,
कि मुझे फूड वेब बनानी है। फूड वेब कब बनती है? जब मैं फूड चेन्स को मिक्स करूंगी। और उसने कितनी फूड चेन मांगी है? 2 फूड चेन। ये दूसरा हिंट। क्लियर? तीसरा कि उसको प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स 2 अलग अलग टाइप के चाहिए। क्लियर? तो अब यहाँ मैं बनाने वाली एक बहुत इजी आप लोग देखना। अगर प्रोड्यूसर्स की बात की है तो एक मैं ले रही हूँ ट्री लैंड और एक मैं ले रही हूँ ग्रास लैंड। क्लियर? आप लोग देखना। अब अगर मैं ट्री लैंड की बात करूं यानी कि मुझे ट्रीज की बात करनी पड़ेगी सबसे पहले। ट्रीज को कौन खाते हैं? ज़ेब्रा। हमें ध्यान रखना फूड वेब जो कनेक्टेड होती है आपस में वही फॉर्म करना है। और भी ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं बट आई एम टेकिंग इजी वन। ट्रीज से ज़ेब्रा, ट्रीज को ज़ेब्रा ट्रीज को खाते हैं और ज़ेब्रा को टाइगर खा सकता है। अगेन ग्रासलैंड की बात करूं तो हमको ग्रास दे रखी है। ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा? ज़ेब्रा, और ज़ेब्रा को टाइगर। अब ये तो मेरी फूड चेन हो गई। मुझे बनानी है फूड वेब यानी जो कनेक्टेड होने चाहिए, इसलिए मैंने वो कॉमन ऑर्गेनिज्म लिए। और भी है फ्रॉग, लायन, आप लोग बहुत सारे ले सकते हो। सॉरी लायन तो नहीं है, और फ्रॉग वहां से, स्नेक्स हैं, बर्ड्स हैं, आप सब ले सकते हो। लेकिन हम एक इजी क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं कि ट्रीज एंड ग्रास। क्वेश्चन का यही था, 2 अलग प्रोड्यूसर चाहिए, सेटिस्फाई कर दिया मैंने। उसके बाद उसने बोला कि आगे मुझे क्या बनानी है? फूड वेब। दोनों ही ज़ेब्रा, ज़ेब्रा से आगे टाइगर। ये बन गई मेरी एक 2 फूड चेन से एक फूड वेब जिसमें 2 अलग प्रोड्यूसर्स भी आ गए। मैंने पूरे आंसर को सेटिस्फाई कर दिया। क्लियर? अगले पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन 13। हाँ तो यहाँ से सॉरी हमने 12 का डिस्कस नहीं किया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है हमको पता होनी चाहिए। फूड चेन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, एंड फूड वेब। हर साल दे देता है कि क्या ये सही है क्या नहीं है। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर भी देखोगे तो उसमें उसने क्या किया है, अलग अलग फूड चेन्स दे दिए कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। हम डिस्कस करेंगे तब आप देखना कि कैसे एक एक ऑर्गेनिज्म को इन्होंने दिखाया है कि वो फूड चेन बन रही है या नहीं बन रही है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 13, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाउ द नर्व सेल्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। लास्ट ईयर भी पूछा हुआ क्वेश्चन, उससे लास्ट ईयर भी पूछा हुआ क्वेश्चन। हर साल इंपॉर्टेंट आ जाता है एनएमजे। तो प्लीज पढ़ के ही जाना इस टॉपिक को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एनसीईआरटी का डायग्राम इसने आपसे उसमें यही पूछा है। डिस्कस करते हैं हम लोग कि क्या क्या बना सकते हैं इस क्वेश्चन में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स हमें अच्छे से लिख के देना पड़ेगा। सबसे पहले बोला है ड्रॉ। तो ड्रॉ करने के लिए आप एनएमजे का डायग्राम बनाओ। मेरा एक्सॉन, ये हो गया एक्सॉन। उसके नीचे कौन कनेक्टेड होती है हमारी? मसल फाइबर्स। ये हमारे मायोफिब्रिल्स की बात करते हैं। तो ये तो हो गया एनएमजे और ये हो गया मसल। एनएमजे यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दैट्स अ टाइप ऑफ साइनैप्स which contains the axon terminals and connects with it a muscle that is known as neuromuscular junction, उसी को बोलते हैं। तो ये तो आपको डायग्राम लेबल करके बना के आना पड़ेगा। प्लस वो बोल रहा है कि नर्व सेल ट्रांसमिशन में कैसे हेल्प करते हैं। तो अगर मैं ट्रांसमिशन की बात कर दूं, ट्रांसमिशन की आपको बात कैसे करनी पड़ेगी, इस डायग्राम को तो बनाना पड़ेगा। प्लस साथ में आपको ट्रांसमिशन के लिए क्या शो करना पड़ेगा यहाँ पे? पाथवे। कि सबसे पहले अगर मैं इम्पल्स की बात करूं तो कहाँ आता है? हमारे डेंड्राइट्स के पास। डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से हमारा एक्सॉन, वहीं से एक्सॉन टर्मिनल्स। यहीं पे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट इनटू केमिकल इम्पल्स, जिस जंक्शन को हम लोग साइनैप्स बोलते हैं। क्लियर? यानी कि अभी ट्रैवल करेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहां से मसल तक इम्पल्स रीच करेगा, जो कि अगेन किस में फॉर्म हो रहा है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में आगे चला जाएगा। क्लियर? तो ये पाथवे आपको पूरा एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा कि इम्पल्स कैसे गया डेंड्राइट से सेल बॉडी एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल से मेरा एनएमजे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्रिएट हुआ, जहां से इलेक्ट्रिकल से केमिकल मैसेजेस न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और
मसल तक मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। मसल जैसे ही आएगा तो उससे क्या आएगा, मसल विल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। क्लियर? यहाँ पे आप इसके फाइबर्स की लोकेशन भी मेंशन कर सकते हो कि फाइबर्स कौन कौन से, एक्टिन एंड प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन, प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन्स होते हैं, सॉरी नॉट फाइबर्स, प्रोटीन्स हैं ये हमारे, इनमें चेंजेस आएगा। यहाँ आप ये भी मेंशन कर सकते हो, पूरा ये पाथवे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स को दिखाएगा। क्लियर? तो ये टॉपिक हो गया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, मैंने बात की थी डाईहाइब्रिड की, चलो देखो आ गया, डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात कर लेते हैं हम लोग, जब तक आप क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन 14, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिन बच्चों को मैथ्स नहीं पसंद, जो बायो वाले बच्चे होते हैं, तो प्लीज हेरिडिटी चैप्टर इसलिए ही दिया गया है कि मैथ्स को फोकस करना ही करना है, छोड़ना नहीं होता है। क्वेश्चन वही दिखाएगा आपको। देखो क्या दिखा रहा है, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन कर देती हूँ कि मेरा डाईहाइब्रिड क्रॉस है। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट प्लांट्स विद प्योर राउंड ग्रीन सीड्स। क्या लिया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, वो क्रॉस विद प्लांट्स विद रिंकल्ड येलो सीड्स। हमें पता है हमारा डोमिनेंट क्या है, राउंड एंड येलो, एनसीईआरटी ने यही लिया है। एंड रिसेसिव क्या होता है हम लोगों का, रिंकल्ड एंड ग्रीन, उन्होंने उसका दूसरा लिया है। अब उसने बोला है कि जब F1 को हम सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो क्या गैमीट्स बन सकते हैं। इनमें से गैमीट्स बना लेते हैं। कॉमन सा है कि आपको क्या करना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये ट्रिक होता है फोक मेथड गैमीट्स बनाने का। दिस इज नॉट F1, दिस इज गैमीट्स प्रोडक्शन। हमसे गैमीट्स पूछा है तो ये फोक मेथड के थ्रू बना लिए हमने। तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल, ये तो मेरे गैमीट्स बन गए। क्लियर? पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आया है, यहां से आया इंपॉर्टेंट, टोटल कितनी सीड्स ली उसने, उसके पास टोटल 144 सीड्स थी। क्लियर? वो प्रोड्यूस व्हेन डेवलप इनटू सैपलिंग, शो द रेशियो इन विच द ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में ही आता है। तो वहीं से ही क्वेश्चन रिलेट करना है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में, तो तब जाके सॉल्व होगा जब मुझे फिनोटाइप रेशियो याद होगा कि डाईहाइब्रिड का कितना होता है, 9:3:3:1, जो कि 9 भी किसका, राउंड येलो का। क्लियर? उसके अलावा 3 किसका, राउंड ग्रीन का, एंड अगेन 3 रिंकल्ड येलो का, एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन का। यही रेशियो बता रखा है एनसीईआरटी ने। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल मेरे पास कितना है, इस रेशियो कैलकुलेट कर लूं तो 16। क्लियर? टोटल सैपलिंग्स कितनी है, 144। तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक होता है कि मुझे एक एक की निकालनी है, यानी ये हो गई मेरी राउंड येलो, मैं उसी की निकाल के दे रही हूं आपको। अगली हो गई मेरे पास राउंड ग्रीन, उसकी अगली हो जाएगी मेरे पास रिंकल्ड येलो, उसके बाद अगली रिसेसिव रिंकल्ड ग्रीन। यही रेशियो आता है 9:3:1। हमें सैपलिंग्स का नंबर बताना है, 9 तो उसका रेशियो है, टोटल रेशियो 16, मतलब एग्जैक्ट रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सीड्स। यही करके आपको निकालना है। यहाँ भी 3/16 इंटू 144, यहाँ भी 3/16 इंटू 144, यहाँ हो जाएगा 1/16 इंटू 144, ये हो जाएगा मेरा। तो हम लोग इसकी कैलकुलेशन देख लें एक बार, मैंने पूरी सॉल्व कर रखी है। ये आ जाएगा 81, 27, 27 एंड 9। तो ये रेशियो मुझे मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जा चुके हैं पहले भी, बहुत पहले आते थे, बट वापस इस साल इसने दे दिया। तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए कि टोटल रेशियो क्या था मेरे पास, 16। तो इस एक एक का निकालू, 9/16 इंटू 144, 3/16 इंटू 144, अगेन 3/16, 1/16 इंटू 144। ये ऐसे ही करके सॉल्व होता है और हमें एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। आप ऐसे सॉल्व करके आओगे,
आपको फुल नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। प्लस साथ में फोकस करना कि डाई हाइब्रिड क्रॉस, अगर वो F2 भी पूछता, अगर इन सबको क्रॉस करवाना होता उसको, तो आपको वो भी आना चाहिए कि एक तरफ ये सारे ले लिए, वापस एक तरफ ले लिया और इनको क्रॉस करके कैसे 9:3:3:1 आया, वो आना ही चाहिए। क्लियर? और ये फिनोटाइप रेशियो की बात हो रही है। चलो आगे चलते हैं। दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अब चलो आगे देखते हैं। नेहा consume boiled sweet potatoes and boiled egg for breakfast. Help her to understand some steps in the process of digestion in the food taken by answering the questions given below. या तो A अटेम्प्ट करो या B करो। A देखते हैं। Which of these items is rich in proteins? Digestion in human being से क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक एक पार्ट पे कौन सा एंजाइम है, उसका कौन सा मीडियम है, क्या फंक्शन है, डायग्राम की लेबलिंग आपको सब आएगी, तब जाके ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत। देखते हैं किसने बोला है। मेरे पास दो दे दिए, स्वीट पोटैटो एंड एग्स, दो चीजें दे दी। तो एग्स तो प्रोटीन रिच होता है, पता ही है हमको, जिम वाले बहुत खाते हैं, ये चीज पता ही है। स्वीट पोटैटो की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स रिच होता है, प्लस थोड़ा सा फैट रिच भी मान लेते हैं हम उसको। तो प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन का रूट फूड कौन सा हो गया, एग, तो इसका आंसर तो हो गया एग। नेक्स्ट, in which part of the alimentary canals digestion of this component initiated? प्रोटीन डाइजेशन सबसे पहले किसमें होता है, स्टमक में। मैं सारी डिटेल्स मेंशन कर देती हूँ, क्वेश्चन को बाद में एक एक मेंशन करते जाएंगे। स्टमक में होता है कौन सा एंजाइम, पेप्सिन, जो कि पेप्सिनोजन से पेप्सिन किसमें कौन से मीडियम में एक्टिवेट होता है, HCl की प्रेजेंस में, यानी एसिडिक मीडियम। और कौन से टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब देखना हमारे सारे आंसर्स निकल गए इससे। नेम द एंजाइम्स, पेप्सिन एक ही एंजाइम होता है। कंडीशन रिक्वायर्ड, एसिडिक मीडियम जो कि HCl की प्रेजेंस में होता है। और ग्लैंड्स कौन सी हुई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सारे आंसर लिख दिए मैंने एक बार ही में। क्लियर? अब सेकंड बी की बात करती हूँ। विच ऑफ दीज फूड आइटम्स कंटेन्स फैट्स? कौन सा फूड आइटम के पास फैट है, जो कि स्वीट पोटैटो हो गया। हाउ इज इट डाइजेस्टेड, स्वीट पोटैटो कैसे डाइजेस्ट होता है, तो हमें पता है फैट का सबसे पहला डाइजेशन थ्रू बाइल जूस। कौन सा मीडियम, अल्कलाइन। फंक्शन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दैट इज लार्जर ड्रॉपलेट्स को स्मॉल में कन्वर्ट करना। ये बाइल जूस पहला हो गया। दूसरा फैट्स का हमारा पेनक्रियाटिक जूस, कौन सा एंजाइम, लाइपेज, फैट्स के ब्रेकडाउन के लिए। क्लियर? अगला देखो, विच ऑफ दीज इज रिच इन स्टार्च। सी की बात कर रहे हैं, स्टार्च दिखा दिया, कार्ब स्वीट पोटैटो ये, और उसका बोल रहे हैं डाइजेशन इनिशिएट। इनिशिएट सबसे पहले बक्कल कैविटी में होता है। एंजाइम प्यारा सलाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या करता है, अमाइलेज या पेटाइलिन बोलते हैं इसको, हमारे स्टार्च को माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ये काम होता है इस एंजाइम का। क्लियर? Now the figure given below represents the parts of human alimentary canal. Which of these parts will have maximum amount of digested food as soon as the process of digestion is complete? Maximum amount of digested food, जहाँ पे maximum absorb होएगा। absorb कहाँ पे होता है, हमारी प्यारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहीं पे होता है। एक सेकेंड, इसका कोई और भी क्वेश्चन है, एक और दे रखा है हमको। कहाँ पे होगा मैक्सिमम अमाउंट, जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो प्लेस है जहाँ पे डाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, 3 पार्ट होते हैं, तो वहीं पे सबसे ज्यादा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि उसके पास एब्जॉर्प्शन भी क्यों हो रहा है, क्योंकि इट इज रिच इन विलाय, जो कि ब्लड कैपिलरीज होती है, तो मैक्सिमम डाइजेस्ट करते से ही फटाफट एब्जॉर्ब कर लेंगी। क्लियर? अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड किसके पास प्रेजेंट होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो ऑर्गन होता है जो कि ओ रिप्रेजेंट कर रखा है। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये विजुअली इंपेयर्ड थे बट आप लोग सॉल्व करते चलो। हाउ विल द डाइजेस्टेड फूड बी टेकन अप बाय द एलिमेंट्री कैनाल, कि एलिमेंट्री कैनाल का डाइजेशन कैसे लिया जाएगा, तो आपको पूरा स्टेप समझाना पड़ेगा, कैसे माउथ में हो रहा है, ईसोफेगस,
उसके बाद ईसोफेगस से कोई डाइजेशन नहीं है, सिर्फ मूवमेंट है। पेरिस्टाल्टिक स्टमक में एंजाइम्स, कौन सा मीडियम, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जा रहा है, लेकिन वहां से बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस बन के आ रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन करके एनस के थ्रू फूड आउट। तो ये आपको उसमें इंजेशन, इजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये 5 स्टेप समझाने पड़ते हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, जो कि हमारे बायो का लास्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज आल्सो गुड वन। ये क्वेश्चन बनाना प्लांट्स, जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से लास्ट ईयर भी दिया गया था, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और लास्ट वाला टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। आप प्लीज इन सब टॉपिक्स को याद से पढ़ लेना, डायग्राम्स की भी एक बार लेबलिंग देख लेना। क्लियर? Puneet wanted to grow banana plants. Based on your knowledge on plant reproduction, should he opt for seeds or any alternate method of reproduction? Alternate method of reproduction क्या करेगा? Vegetative propagation, जिसमें हम कोई भी पार्ट को यूज करके ग्रोथ कर सकते हैं। ये आपका जस्टिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर? अब उसने बोला सेकंड में, ऑफस्प्रिंग ऑफ अ बनाना प्लांट यूजुअली शो वेरी लिटिल वेरिएशन, क्योंकि ये एसेक्सुअल मोड हो गया तो वेरिएशन तो कम ही दिखाएगा। व्हाट कॉजेस वेरिएशन? पहला क्वेश्चन, वेरिएशंस आते किससे हैं? सबसे पहले वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। क्यों? क्योंकि एरर आ जाते हैं, एरर और चेंजेस लिख लेते हैं हम उसको, एरर और चेंजेस इन डीएनए कॉपिंग। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? डीएनए कॉपिंग के टाइम पे एरर या चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस आकर होते हैं। पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरे उसने बोला डीज आर गुड और बैड, तो दोनों होते हैं, गुड भी हो सकते हैं, बैड भी। अगर मैं गुड की बात करूं तो अगर वेरिएशंस होंगे तब जाके पॉपुलेशन सरवाइव कर सकती है, तो सर्वाइवल चांसेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस ड्यू टू वेरिएशंस ओनली। क्लियर? एंड अगर बैड की बात कर ले तो बैड के टर्म में कि अगर वेरिएशंस हो गए तो जितने भी पेरेंटल इनहेरिटेड कैरेक्टर्स थे वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे ही नहीं। तो पेरेंटल कैरेक्टर्स पास ऑन नहीं होते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स डज नॉट पास ऑन, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर का डिवॉइड हो जाता है। तो न्यू कैरेक्टर जरूरी नहीं है कि वो सर्वाइवल उसको करने दें या नहीं दें। पॉपुलेशन नहीं मेंटेन करके रखेंगे नेचुरली सेलेक्ट करके थ्रू, यानी कि इसमें आ जाएगा हमारा नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन इसमें पेरेंटल कैरेक्टर्स चले जाते हैं। क्लियर? तो दोनों ही हो गया, आपने जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं बी। Annie was conducting research on the number of fruits produced by watermelon. Watermelon जैसे ही दे दिया तो हिंट लगा लो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इतना हमें पता होना चाहिए। She grew 25 watermelon plants in both each class, house A and house B. ये A हो गया, ये B हो गया, दोनों में उसने उगाया। वाटरमेलन कितने? 25-25 बोल रहे हैं। She introduced pollinators in house A only. Pollinators किस में आए? सिर्फ A में ही, बी में नहीं आए। पॉलिनेटर्स हो गया, यानी कि यहाँ पे पॉलिनेशन अकर हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। What's different she will observe in the number of fruits produced in 2 glass houses? कि क्या ऑब्जर्व होगा? ए में तो पॉलिनेशन हो जाएगा, जो भी कौन कौन सा, सेल्फ एंड क्रॉस दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन बी की बात करें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। पॉलिनेटर्स यानी कि फीमेल है, पॉलिनेटर्स मेल पोलन ग्रेन्स को कैरी करता है, तो पॉलिनेशन अगर नहीं आया तो पॉलिनेशन होएगा ही नहीं। ये एक्सप्लेनेशन आपको देनी है और रीजन जस्टिफाई कर दिया है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है। क्लियर? अब ये लास्ट है, लिस्ट द 3 चेंजेस दैट विल अकर वंस अ फ्लावर गेट्स फर्टिलाइज्ड। 3 चेंजेस। सबसे पहला ओव्यूल्स विल कन्वर्ट इनटू सीड, ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, एंड हमारे जितने भी सेपल्स पेटल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? सेपल्स पेटल्स, स्टाइल, स्टिग्मा, अरे ये सब शेड ऑफ हो जाएंगे। क्लियर? ये 3 चेंजेस आपको मेंशन करके आने हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि यही डायरेक्ट उसको पूछ लेता है, ओव्यूल से क्या बनता है, ओवरी से क्या बनता है, तो वो ये पूछ लेता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स
एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहां से ये निकल के आया। प्लस इस टॉपिक की बात करें तो इससे हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैंने हर एक के साथ आपको स्पेसिफाई कर दिया है, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स हो, क्लियर, प्लस डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, एनएमजे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइनैप्स ध्यान रखना, नर्व ट्रांसमिशन ध्यान रखना, प्लस फूड चेन, फूड वेब, ये हो गया। उसके अलावा मैंने ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट बोल ही दिया है कि सारे सर्कुलेशन पता होने चाहिए, प्लस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ऑल्सो, एनिमल्स प्लांट्स दोनों इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से ये निकल के आ चुका है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम आई हैव टोल्ड यू। उसके अलावा ये वल्चर वाला यानी कि भाई फूड चेन से क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये प्लीज इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन अच्छे से इसकी रीड कर लेना। नेक्स्ट उसके अलावा टॉलनेस वाला तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन थी। उसके अलावा यहाँ मेंशन करें नॉन बायोडिग्रेडेबल ओजोन लेयर, यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ हार्मोन्स फ्रॉम पैनक्रियास, उसके अलावा ब्रेन के फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं एक एक के कि एक एक टॉपिक में क्या क्या चलेगा। तो हमने देखा बायो का लेवल थोड़ा सा घुमा के था, बट अगर आप एक एक हाईलाइटेड वर्ड कीवर्ड को पकड़ोगे तो आप इजीली आंसर तक रीच कर जाओगे। So that's all. Wish you all a very good luck. Thank you.